Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College Bilaspur. Today we shall be learning about some definitions on graph theory. So first of all, let us know what is graph. जो ग्राफ होता है इसके दो भाग होते हैं. पहला होता है सेट V, जिसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोड या पॉइंट या वर्टेक्स. दूसरा भाग होता है सेट E ऑफ unordered pair of vertices. डिस्टिंक्ट होंगे ये अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस. तो ये दोनों मिलकर जो है वो ग्राफ बनाते हैं. इस ग्राफ को हम इस नोटेशन से लिखते हैं GVE या शॉर्ट में हम इसे केवल G लिखते हैं. अब हम देखते हैं मल्टीग्राफ. मल्टीग्राफ किसे कहते हैं? तो मल्टीग्राफ में भी दो भाग होते हैं. एक सेट V जिसके एलिमेंट्स को हम नोड्स, पॉइंट या वर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर भी सेट E होता है और यहाँ पर भी अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वर्टिसेस डिस्टिंक्ट हो, और इनको हम ये जो E के एलिमेंट्स हैं इनको हम एज कहते हैं. तो सेट E होगा जहाँ पर अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे, और वर्टिसेस जो हैं सारे डिस्टिंक्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं है. तो अब यहाँ पर ये हो सकता है मल्टीपल एज होते हैं और या फिर लूप्स. जो मल्टीपल ग्राफ होते हैं वहाँ पर मल्टीपल एज भी हो सकते हैं और या फिर मल्टीपल लूप्स, या दोनों ये हो सकते हैं. मल्टीपल एज का मतलब होता है दो वर्टेक्स को जोड़ने वाले एक से अधिक एज होंगे, और लूप्स का मतलब ये होता है कि जो एज होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, तो इसको हम लूप कहते हैं. अब हम आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ पे. डायरेक्टेड ग्राफ में भी सेट V होता है जिसके एलिमेंट्स को हम नोड, पॉइंट और वर्टेक्स कहते हैं, और यहाँ पर सेट E होता है जिसके एलिमेंट्स को हम एजेस कहेंगे, और इसमें सेट E में ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं. और यहाँ पर के एज जो हैं वो एरो से मार्क होते हैं. तो इस तरह से हमने ग्राफ, मल्टीग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ देखा. अब हम देखना चाहेंगे कि किसी भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है. एक जो है वो डायग्राम से होता है, और दूसरा जो है लिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. अब हम जानना चाहेंगे अब हम कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं कि फाइनाइट ग्राफ किसे कहते हैं.
फाइनाइट ग्राफ का मतलब ये होता है कि किसी ग्राफ में यदि वर्टिसेस और एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस फाइनाइट हो, तब हम इसे फाइनाइट ग्राफ कहेंगे। उसके बाद आता है एम्प्टी ग्राफ। एम्प्टी ग्राफ ऐसे ग्राफ को कहेंगे जिसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है और कोई एज नहीं होता, इसे हम एम्प्टी ग्राफ कहते हैं। एक होता है ट्रिवियल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स हो और कोई एज ना हो, तो इसे हम ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं। तो आइए अभी हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी है इनको हम डायग्राम से देखें। किसी भी ग्राफ या मल्टीग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ का ये डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन लिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस है। तो फिगर 1 के लिए G इज इक्वल टू GVE, यहाँ सेट ऑफ वर्टाइसेस जो है वो हुआ A B C D, और सेट ऑफ एजेस हुए E1 E2 E3 E4 एंड E5। E1 A और B वर्टिसेस को जोड़ने से मिल रहा है। E2 एज इज इक्वल टू BC, E3 एज इज इक्वल टू CD, E4 एज इज इक्वल टू AC एंड E5 एज इज इक्वल टू BD। इसी तरह से हम फिगर 2 को देख रहे हैं। जो ये फिगर 1 है ये ग्राफ है, जो फिगर 2 है ये मल्टीग्राफ है। मल्टीग्राफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 वर्टेक्स हैं A और C, और इनको जोड़ने वाले हमारे 2 एज हैं, यानी मल्टीपल एज है, और साथ ही साथ एक लूप भी है D वर्टेक्स पर। तो किसी मल्टीग्राफ में मल्टीपल एज भी हो सकते हैं, मल्टीपल लूप्स भी हो सकते हैं, या कोई एक भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये मल्टीग्राफ है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी G इज इक्वल टू GVE, जहाँ V होगा ABCD, एज E1 E2 E3 E4 E5 E6, और एक है E7। E1 A और B वर्टेक्स को जोड़ने से मिल रहा है। E2 इज इक्वल टू BC, E3 इज इक्वल टू CD, E4 इज इक्वल टू AC, E5 दिस इज ऑल्सो AC, E6 BD and E7 is equal to DD. Terminal points are same in E7 edge. फिर हम ऐसा ही फिगर 3 देखते हैं। तो फिगर 3 में आप देख रहे हैं एरो का इस्तेमाल हुआ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। जिस तरह से हम फर्स्ट और सेकेंड ग्राफ में हम एज E1 को AB से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे और BA से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से मिला था। किंतु यहाँ पर चूंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ पर हमको ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस लेना होगा प्रत्येक एज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिगर 3 में हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, ABCD और एज E इज इक्वल टू E1 E2 E3 E4 एंड E5,
लेकिन E1 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर A से B है तो हम A से B ही लिखेंगे, इसको हम BA नहीं लिख सकते। E2 इज इक्वल टू CB लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन C से B की ओर है। E3 CD, E4 CA और E5 DB। तो डायग्राम दिया हुआ होने से हम लिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि हमको लिस्ट दी हुई है वर्टिसेस और एजेस की तो हम डायग्राम भी बना सकते हैं। सपोज हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें लिस्टिंग है कि वर्टेक्स है PQRST और एजेस दिया हुआ है E1 E2 E3 E4 एंड E5। E1 जो है वो PQ है, E2 जो है वो QS है, E3 जो है PR है और E4 जो है वो QS है, और इसका हमको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम वर्टिसेस को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। हम 5 पॉइंट्स लिख लेंगे, PQRST। कोई ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक ऑर्डर में लिखें, 5 पॉइंट्स में हम PQRST लिख देंगे। अब हम देखते हैं एजेस। P से Q जाना है, इनको जोड़ देंगे, कोई भी कर्व से, ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ें। E2 एज QS, ये E2 एज हो गया। E3 PR और E4 QS। तो ये डायग्राम जो लिस्टिंग थी V और E के रूप में किसी ग्राफ की, वो हमने डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए कुछ और डेफिनेशंस हम देखते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स किसे कहते हैं? किसी ग्राफ का ऐसा वर्टेक्स जो किसी भी एज का टर्मिनल पॉइंट नहीं बनता हो, उसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि फिगर 1 में ABCD चारों वर्टेक्स किसी न किसी एज के टर्मिनल पॉइंट्स बन रहे हैं। ऐसा ही सेकेंड फिगर में भी और ऐसा ही थर्ड फिगर में भी, यहाँ तीनों में कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है। जबकि हम यहाँ पर फिगर 4 देखते हैं तो यहाँ पर हमें T वर्टेक्स ऐसा दिखाई दे रहा है जो किसी भी एज का टर्मिनल पॉइंट नहीं है। तो यह जो पॉइंट T है ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है। अब हम देखते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टिसेस, दो वर्टिसेस U और V, यदि दो वर्टिसेस हैं किसी ग्राफ के तो इन्हें हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे यदि कोई एज E ऐसा है जो U और V को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए P और R
एडजेसेंट वर्टिसेस हैं क्योंकि ये एज E3 से कनेक्टेड हैं। Q और S भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। यहाँ पे A और C भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो जो भी दो वर्टिसेस आपस में एज से कनेक्टेड हैं तो उसे हम कहेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। और हम कहेंगे कि जो एज E है ये इंसिडेंट है वर्टाइसेस U और V पर। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। किसी वर्टेक्स V की डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ एजेस विच हैव V as टर्मिनल पॉइंट। V वर्टेक्स से जितने भी एजेस पास हो रहे हैं वो उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाती है। जैसे कि हम देखें फिगर 1 में डिग्रीज ऑफ द वर्टेक्स C। इस C से 3 एज पास हो रहे हैं, यानी C जो है 3 एज E2, E3 और E4 का टर्मिनल पॉइंट है, इसलिए डिग्री C ये होगा 3। ऐसा ही हम देखें फिगर 2 में डिग्री C, डिग्री C से 4 एज पास हो रहे हैं, इसलिए डिग्री C 4। इसी फिगर 2 में डिग्री D देखें तो यहाँ से E3 और E6 और एक एज है E7। तो यहाँ पर लूप है, तो लूप में एज की गिनती 2 बार होती है, तो हम डिग्री D लिखेंगे। एक E3, E6 और E7 की काउंटिंग 2 बार होगी, यानी डिग्री D जो हुआ वो 4 हुआ। इसी तरह से जब हम फिगर 4 देख रहे थे तो यदि कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है, तो उसकी डिग्री जो है वो 0 होगी, क्योंकि उस वर्टेक्स से कोई भी एज नहीं गुजरता है। एक नोट देखिए, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। क्योंकि प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री निकालते समय हर एज की काउंटिंग 2 बार होती है, इसलिए सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिगर 1 आप देखिए, डिग्री A E1 और E4 पास हो रहा है, तो डिग्री A 2 हुआ, डिग्री B 3, डिग्री C 3, डिग्री D 2। तो सम ऑफ डिग्रीज 2 + 3 + 3 + 2 इज इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ एजेस
इज इक्वल टू 5, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 10। तो हम देख रहे हैं सम ऑफ डिग्रीज, सारे वर्टिसीज की डिग्री का सम 10 है और एजेस का ट्वाइस 10, दोनों इक्वल हुए। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसीज इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ग्राफ थ्योरी में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाथ। किसी ग्राफ में पाथ का क्या आशय होता है? तो पाथ जो है ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है वर्टिसीज और एजेस का V0, E1, V1, E2, V2, E3, V3, En-1, Vn-1, En, Vn। इस तरीके से एकांतर क्रम से वर्टेक्स और एज होते हैं, जहाँ कोई भी एज EI जो है वो जोड़ता है Vi-1 वर्टेक्स और Vi वर्टेक्स को। तो इस तरह से हम इसको पाथ बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ यानी लेंथ ऑफ पाथ जो होता है नंबर ऑफ एजेस इन्वॉल्व इन रिप्रेजेंटिंग अ पाथ। यदि इस तरीके से पाथ का रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर कितने एज इन्वॉल्व हो रहे हैं? n। तो इस पाथ की लेंथ कितनी हो जाएगी? n। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ। पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्टिसीज का भी उपयोग करते हैं और एजेस का भी उपयोग करते हैं। वर्टिसीज का उपयोग करना है तो जो हमारा पाथ है ये हो जाएगा V0, V1, V2 अप टू Vn। एजेस के लिए, एजेस को यूज़ करके यदि हम पाथ का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो E1, E2, E3, En। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी पाथ का। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ देखते हैं। पहला है सिंपल पाथ। हम पहले ही देख चुके हैं कि पाथ का रिप्रेजेंटेशन वर्टिसीज की सहायता से भी होता है और एजेस की भी सहायता से होता है। तो सिंपल पाथ हम ऐसे पाथ को कहेंगे जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते समय वर्टिसीज डिस्टिंक्ट हो, वर्टिसीज डिस्टिंक्ट हो, यानी पाथ के रिप्रेजेंटेशन में कोई भी वर्टेक्स की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन ना हो, तो हम उसे सिंपल पाथ कहते हैं। दूसरा होता है ट्रेल। ट्रेल में क्या होता है कि हम जब पाथ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर एजेस डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तीसरा
क्लोज्ड पाथ। मान लीजिए हमने कोई पाथ V0, V1, V2, Vn, ये कोई पाथ है। जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है V0, V1, V2 अप टू Vn। तो इस पाथ को हम क्लोज्ड पाथ कहेंगे यदि V0 इज इक्वल टू Vn, यानी फर्स्ट और लास्ट वर्टिसेस सेम होना चाहिए, तब हम इसे कहते हैं क्लोज्ड पाथ। एक होता है साइकिल। साइकिल हम ऐसे पाथ को बोलते हैं जिसमें all vertices are distinct but V0 is equal to Vn। पहला वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स सेम होना चाहिए और बीच में सारी जो वर्टिसेस है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं साइकिल। एक होता है के साइकिल। यदि के साइकिल यानी अ क्लोज्ड पाथ where V0 is equal to Vn and all other vertices are distinct। ये के साइकिल और एजेस कितने होने चाहिए के, तब हम कहेंगे इसे के साइकिल। ये हमारा ग्राफ है। हम देख रहे हैं कि A से X में एक पाथ है A B Z Y X। A से X के लिए बहुत सारे पाथ हैं, पर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं A B Z Y X। अब हमको चेक करना है कि क्या ये सिंपल पाथ है। तो सिंपल पाथ के लिए हमने पढ़ा है कि वर्टिसेस डिस्टिंक्ट होने चाहिए पाथ में, तो ये किसी भी वर्टेक्स की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये सिंपल पाथ है। फिर हम आते हैं, क्या ये ट्रेल है? तो ट्रेल देखने के लिए आप देखिए A से हम B में जा रहे हैं तो हमारा एज काम कर रहा है E1, B से Z में जा रहे हैं E4, Z से Y में जा रहे हैं तो ये E6 और Y से X में जा रहे हैं तो E5। एजेस की भी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इसलिए ये ट्रेल है। क्लोज्ड पाथ ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका पहला वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स अलग अलग है, इसलिए ये क्लोज्ड पाथ नहीं है। और साइकिल के लिए तो क्लोज्ड पाथ होना ज़रूरी है, तो जब ये क्लोज्ड पाथ नहीं है तो ये साइकिल भी नहीं है। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर हमारे पास पहला वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स सेम है, इसलिए निश्चित रूप से ये क्लोज्ड पाथ है। साइकिल में क्या होता है? पहला वर्टेक्स और दूसरा वर्टेक्स छोड़कर बाकी सभी वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पर Y और B ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये साइकिल नहीं है। सिंपल पाथ है कि नहीं? सिंपल पाथ के लिए क्या होता है कि वर्टिसेस डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो वर्टिसेस डिस्टिंक्ट नहीं है। आप ट्रेल देखना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि हम Y से B में और फिर से Y से B, यहाँ पर इस एज की पुनरावृत्ति हो जा रही है, इसलिए ये ट्रेल भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि AX Y B A, इसमें इस पाथ की लेंथ जो है वो 4 है, इसलिए ये
4 साइकिल है ये, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस इन्वॉल्व आर E2, E5, E3 एंड E1, U एंड V। इसे हम लिखते हैं DUV। तो DUV यानी डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस U एंड V इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टिसेस U एंड V। ये हमारा ग्राफ है। चलिए हम वर्टेक्स A और Z के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो A से Z के बीच में बहुत सारे पाथ हैं। हम A से Z जाने के लिए A से X, फिर Y, फिर B, फिर Z ऐसा भी जा सकते हैं। हम इस तरह से भी जा सकते हैं A, B, Y, Z, और भी हम जा सकते हैं A, X, Y, Z, यानी बहुत सारे पाथ A से Z जाने के लिए हो सकते हैं। पर डिस्टेंस A और Z के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टिसेस A एंड Z। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड Z। तो जितनी भी हम लिस्टिंग करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने एज इन्वॉल्व है, 1 2 3 4। तो इस पाथ की लेंथ 4 है, इस पाथ की लेंथ 3 है, और एक और है। हम सीधे A, B, Z ऐसा जा सकते हैं। तो केवल 2 एज यूज़ होंगे इस पाथ में। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ? A, B, Z, और इसमें 2 एज यूज़ हुए हैं। तो इसलिए यही सबसे छोटा पाथ हुआ। तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी? 2। कौन सा? A, B, Z, जहाँ पर 2 एज यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ के वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक इंक्लूजन रिलेशन है। ये हमारे पास इंक्लूजन रिलेशन है जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। एवरी साइकिल इज अ क्लोज्ड पाथ। अ साइकिल इज नॉट अ सिंपल पाथ। एवरी साइकिल इज अ ट्रेल। एवरी सिंपल पाथ इज अ ट्रेल।